हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मैं डॉक्टर कवलप्रीत वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका कॉमर्स का पेपर हो चुका है और आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर आपको लग रहा है कि इस बार नहीं है पॉसिबल और अगली बार के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेहतर टाइम हमारे पास है। क्योंकि अभी जैसे 6 जनवरी आज हो चुकी है, तो अब आपके पास जून या जुलाई 2026 का अटेम्प्ट तो आने ही वाला है। तो मैं हमेशा कहती हूँ डीमोटिवेटेड होके या फिर बहुत ज्यादा सैड है या फिर ऐसे लग रहा है कि क्या मैं इसके बाद कभी प्रिपेयर ही नहीं करूं, या फिर ऐसा होता है कि मैं पीएचडी भी कर रही हूँ या मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ या मुझे कॉलेज का भी काम है या मेरे घर पर भी ऐसी सिचुएशन है कि मैं से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ डिसाइड योर प्रायोरिटीज। यू ओनली नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, कोई आके आपको हेल्प नहीं कर रहा है या आपका रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता है। तो जो हम बेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, उसकी कोशिश कीजिए। लाइफ को अपने हिसाब से जीने से पहले अपनी प्रायोरिटीज भी देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है इस टाइम आपकी प्रायोरिटी नेट क्वालिफाई होना है तो वही कीजिए। और अगर कमिटमेंट दे ही दिए, जब आपको पता है कि करियर बनाना है, तो कल से बेहतर आज से क्यों ना करें। ठीक है। अब ऐसा होता है कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता है। ठीक है, बट मैं कभी भी किसी की सिचुएशन, किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहती। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ही पता है हम कौन से टाइम से निकल रहे हैं या हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास क्या ऑप्शन है। ठीक है। बट अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपने अपना डेडलाइन बना लिया है, देखिए हम सबको मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। ठीक है। अगर आपको लगता है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ और मेरे साथ रोज आप अपने 10-15 मिनट देके आप अपनी नेट की प्रिपरेशन अगले अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है। तो मैं अब आपके साथ आज कुछ कॉमर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। अभी रिसेंटली हमारा कॉमर्स का पेपर हुआ है, तो मुझे काफी फीडबैक आया कि मैम पेपर या मैच द कॉलम ज्यादा थे या असर्शन रीजनिंग। तो मैंने कोशिश करूंगी, अभी क्या होता है ना, नेट का भी आप थोड़े दिन बाद आपको पेपर अपलोड हो जाएगा और उसका आंसर किया आ जाएगा। तो रेदर देन डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस, मैं, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है नहीं और कैंडिडेट्स के मेमोरी बेस्ड पर मुझे नहीं क्वेश्चन होते कि डिस्कस करूं, तो एक बार क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो मैं आपके साथ उसका भी पूरा एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप आज से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है इस बार आपका नेट फॉर पीएचडी क्वालिफाई हो या नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अगली बार आपको अटेम्प्ट करना है कि आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाए। तो याद रखिए, अगर आज से भी मैं 6 जनवरी से भी डेट काउंट करती हूँ, तो हमारे पास कितने मंथ्स बाकी है। जनवरी के अब कुछ 25 या 24 दिन बाकी है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास फेब्रवरी के 28 दिन है, मार्च के हमारे पास 31 डेज है, अप्रैल में हमारे पास 30 डेज है और 31 डेज है हमारे पास मई के। तो एग्जाम एक्सपेक्टेड या तो होगा जून या जुलाई में। ठीक है, माना ही है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पकड़ूं तो मेरे पास 145 डेज है, और इसमें से अगर आपको रिवीजन के लिए काउंट करना है तो मई मंथ से आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप स्टूडेंट हो तो अब आप मे बी एमकॉम दे रहे होगे, मतलब अपना मास्टर्स दे रहे होगे। ठीक है, या फिर आप एमबीए कर रहे हो या फिर अभी आप टीचिंग में हो, तो आपको पता है आपकी वैकेशंस कब आती है। तो अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान। और मैं अपनी हर सेशन में, भले वो मैं पीएचडी के लिए गाइडेंस दूं या नेट सेट के लिए गाइडेंस दूं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि अब आपकी ये प्रायोरिटी बन चुकी है, तो इसको क्वालिटी टाइम देके, जैसे अपने घर के फैमिली मेंबर को रोज आप आधा घंटा 1 घंटा देते हो, या बच्चों के साथ तो हम पूरा ही टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसे डेडिकेटेड आवर्स आप निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि जब करियर बनाना है तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस बनते हैं। तो चलिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं हो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन हो गया हमारा कॉमर्स का टाइम खत्म हो गया, तो थोड़ा सा ब्रेक तो हमने सबने ले लिया, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया है। और इससे बेहतरीन क्या ही न्यू ईयर है कि आप अपने आप को 6 मंथ्स के लिए डेडिकेट कर दे और एक बेहतरीन गिफ्ट ले ले कि अगले साल जब हम एंटर हो हमने और भी अचीवमेंट्स कर ली हो। ठीक है। तो चलिए, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग, ये आज मैं डिस्कस करूंगी। और ये ना ऑप्शंस हमें पता है क्या होते हैं, तो मैं डायरेक्ट अब ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके। तो मैं हमेशा बोलती हूँ assertion and reasoning are two statements. They may be independently true. They may be
related to each other or they may not be related to each other, और one of them may be false and the other may be true. ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है, और हर एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, इस बार आपको जो गलती हो गई अगर आपको समझ आ गई तो वो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। तो लेट्स एनालाइज द फर्स्ट स्टेटमेंट। असर्शन ए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब ये कह रहे हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब रीजनिंग क्या दी है, मैनेजर्स फोकस ओनली ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो है ना, मैनेजर्स कह रहे हैं, ये आर कह रहा है कि रीजनिंग कह रही है मैनेजर्स फोकस करते सिर्फ प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज पर। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए। अब ये ना असर्शन में बोला जा रहा है लीडरशिप और मैनेजमेंट दो कॉन्सेप्ट्स के बारे बता रहे हैं, और रीजन में आपके पास सिर्फ मैनेजर्स के बारे बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको आंसर समझ आ गया तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलती हूँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बनती है तो आप नोट्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर आप जुड़ चुके हो या नहीं जुड़ चुके हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ नोटबुक पेन डायरी अपने नोट्स लेके आइए। आज कवलप्रीत मैम के साथ हमने कॉमर्स पेपर के असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट्स, अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप पहले वीडियो एक बार पूरी देख लीजिए या पॉज करके साथ में नोट्स बनाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट में, हमेशा कहती हूँ स्क्रीनशॉट लेके वो बाद में सिर्फ मोबाइल में रह जाते, तो इट्स बेटर हम साथ साथ पढ़ते जाए। ठीक है, तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर रिलेटेड बट दे आर नॉट आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, दोनों रिलेटेड है बट आइडेंटिकल नहीं है। ऑल्सो मैनेजर्स डू नॉट फोकस ओनली ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनना चाहिए, दोनों ही गलत है, क्योंकि लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बट वो सेम नहीं है। और मैनेजर सिर्फ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पर फोकस नहीं करते, वो लोग ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बहुत सारी चीजें करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स बननी चाहिए। देखिए मैंने आज बेसिक क्वेश्चंस लिए ताकि आपको ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं फील हो। ओके, और आपको आपको लग रहा है कि आपको ये आंसर आता था तो वेरी गुड, आप अपने आप को मेरे आंसर बोलने एनालाइज करने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर्स लिखिए, और आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमको ये आंसर करेक्ट मिला या हमको इतने क्वेश्चंस में से ये राइट मिले थे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग का। असर्शन कह रही है मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब अगर आपने एसटीपी पढ़ा है, मार्केटिंग में एसटीपी अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्रिपरेशन नहीं है। एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग, पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करती है इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स, मतलब सेगमेंटेशन से होती है टारगेटिंग। रीजनिंग कह रही है मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। अब होमोजीनियस ग्रुप्स क्या होते हैं, सिमिलर, सेम। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड क्या करती है, मार्केट इनटू सिमिलर ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको कि सेगमेंटेशन क्या होती है। हमारी पूरी मार्केट होती है जो अनडिवाइडेड होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, बेसिस पर सेगमेंट कर देते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल दूं किंडर जॉय का, तो किंडर जॉय ने एक ब्लू कलर एक पिंक कलर बना दिया, उसके अंदर टॉय, तो एक हो गया जेंडर सेगमेंटेशन। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे कोई कपड़ों की बात करें या शूज की बात करें तो वैसे, या फिर एज के ऊपर सेगमेंटेशन। तो अगर आपने सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम जो अनडिवाइडेड मार्केट है उसको कोई ना कोई बेसिस पर सेगमेंट कर लेते हैं। ओके, अब सेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, टारगेटिंग। ठीक है, अब मैंने सेगमेंट कर दिया कि मेरे कैंडिडेट सिर्फ नेट सेट के, अब नेट सेट के बाद में टारगेट किसको करूं, क्या मैं पेपर 1 कैंडिडेट्स को करूं या फिर मैं कॉमर्स के कैंडिडेट्स को करूं। ठीक है, तो ये मेरे टारगेटिंग, अगर मुझे पता है मेरे कॉमर्स के कैंडिडेट्स है तो मुझे कॉमर्स का ही सिलेबस पर। अब पोजिशनिंग क्या है, पोजिशनिंग इज यू आर क्रिएटिंग एन इंप्रेशन इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब प्रोबेबिलिटी है ऐसा कि अगर आप नेट सेट सुनते हो तो आपको याद आता है कि कवलप्रीत मैम पढ़ाती है, तो मेरी पोजिशनिंग कैसे हो गई, नेट सेट के साथ जुड़ गई। ओके, और अगर आपने मेरी रिसर्च की वीडियोस देखी है तो मैं हर बार अपना बीएसटी बस का एग्जांपल देती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपने रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे तो एक पोजिशनिंग क्रिएट हो जाती है कि कवलप्रीत मैम यूट्यूब पर आके नेट सेट के गाइडेंस देती है और साथ में उनका पीएचडी का टॉपिक। ठीक है, तो आई क्रिएटेड एन इमेज। ओके, ये इमेज पोजिशनिंग ब्रांड करते, वो कोई दुकान पर शेल्फ नहीं होती, जैसे यू थिंक ऑफ मैगी, यू थिंक ऑफ नूडल्स। ओके, तो अगर मैं बोलूं सेगमेंटेशन ग्रुप्स कस्टमर्स विथ सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स that enable firms to design better marketing strategies for each segment। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेगमेंटेशन के बारे ही बात हो रही है। ठीक है, तो आई रिपीट,
सेगमेंटेशन ग्रुप्स कस्टमर्स विद सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेगमेंटेशन क्या करती है, वो कंज्यूमर्स को साथ में ले आती है जिनकी सिमिलर टेस्ट और प्रेफरेंसेस है। जैसे मेरे टारगेट ऑडियंस नेट वाले हैं, तो सबका एक ही अचीवमेंट है, नेट क्वालिफाई करना। और इससे क्या होता है ना, फर्म्स आर एबल टू डिजाइन बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर ईच सेगमेंट। तो फर्म्स क्या कर सकती है, वो डिजाइन कर सकती है बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हर एक सेगमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो किसके लिए हेल्प हो रही है, अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स, यस। एंड रीजनिंग मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट बनते हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको अब तक नहीं कॉन्सेप्ट समझ आए तो आप बुक्स खोल के पढ़ सकते हैं। नेवर हेजिटेट टू स्टडी। ठीक है, हो सकता है आपने 5 साल बाद नेट देना, तो 5 साल पहले मास्टर्स पढ़ा था, तो नॉट नेसेसरी एवरीबडी इज गोइंग टू रिमेंबर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स विच यू स्टडी समवेयर एट यूजी और पीजी लेवल। ठीक है, चलिए अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन पर आते हैं। एसर्शन बोल रहे ट्रेनिंग इंप्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, ये तो सबको ही पता है। रीजनिंग, ट्रेनिंग इनहांसेस एम्प्लॉय स्किल्स नॉलेज एंड एफिशिएंसी, तो ये भी करेक्ट है। तो ट्रेनिंग की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग में हमको उनके स्किल्स नॉलेज और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग में कितना नेट सेट का सिलेबस है ये भी पता होना चाहिए। एस्टिमेट, जो भी क्वेश्चन पढ़ा हमने, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशन, उसमें हमने कितना पढ़ा, क्या रिलेटेड पढ़ा, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बुक खोल के आप सिलेबस देखिए कि आज एसटीपी में हम क्या कवर कर सकते हैं, ट्रेनिंग में हम क्या कवर कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉयज विद बेटर स्किल्स एंड नॉलेज, डेफिनेटली, and this directly leads to improvement, okay, improve performance. Thus the reason correctly explains the assertion. So here both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल को पसंद कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जब आप क्वालिफाई होते हैं तो मुझे बताना कि आप क्वालिफाई हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे एसर्शन रीजनिंग आज करा रही हूँ। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। रीजनिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट है। एसर्शन क्या बोल रही है, एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर आपने इन डेप्थ पढ़ा होगा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आप जितना आज खर्चा करो कहीं ना कहीं वो रिटर्न तो आ ही जाता है। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कहाँ बताए जाते हैं, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ बैठ के खुद क्वेश्चन सॉल्व करें तो याद रखिए, आप एनालाइज कर लीजिए मेरे आंसर बताने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, हाउएवर advertising is a selling and distribution expense and it is not a cost of production. Hence what you should understand is that though the reason is true but it does not correctly explain the research assertion. ठीक है, तो A बता रहा था क्या कि एडवर्टाइजिंग इंक्रीज करती कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो डज करती है क्या, एडवर्टाइजिंग डज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर हमको श्योर नहीं है तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है, जरूरी नहीं है राइट और रॉन्ग, आपको एनालाइज करना है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं सॉरी, ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं एडवर्टाइजिंग डस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर सबके लिए वो जरूरी नहीं है रिटर्न्स दे। ओके, तो ऐसे आप जब इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, क्या इंक्रीज करती है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडवर्टाइजिंग इंक्रीज कर रही है तो यस बोल सकते हैं, और हाउएवर एडवर्टाइजिंग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो बिल्कुल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है। तो हेंस द रीजन इज ट्रू बट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन दिस। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एंड रीजनिंग बता रही है प्लानिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा। अब क्या प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, प्लानिंग हम कब के लिए करते और कैसे करते, ये एक्चुअली क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लानिंग अब याद रखिए, प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड होती है, फ्यूचर के लिए होती है, बट प्लानिंग कैसे होती है, वो सिर्फ पास्ट डेटा पर रिलाई नहीं होती, आप आज की भी सिचुएशन देखोगे और कमिंग की भी। ओके, तो यहाँ पर हमारा एसर्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, it always you always do it for future, however it does not rely, it does not only based on past data, it also considers the present conditions and the future forecast, therefore the reason is false. तो assertion is true but reason is false। ठीक है, आपको कितने करेक्ट आंसर आए आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अब मैं रोज कोशिश करती हूँ कि आपके साथ 10-10 मिनट बैठ जाऊं, तो मुझे भी मोटिवेशन है कि चलिए आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और फिर बच्चे भी क्वालिफाई हो रहे।
अब नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, यूनिट नंबर 1 हमारे कॉमर्स का, लिबरलाइजेशन रिड्यूसेस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, छूट देना। प्राइवेटाइजेशन इज द सेक्टर्स विच आर अर्लियर रिजर्व ओनली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, अब उसको डी रिजर्व कर दिया, तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स अलाउ है। और एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिटिंग हियर यू आर एबल टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, सो इट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एसर्शन क्या बता रहा है, लिबरलाइजेशन रिड्यूस करती है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस। यस, रीजनिंग बोल रही है लिबरलाइजेशन इंकरेजेस प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर लिबरलाइजेशन थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल कम कर देगी तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन को भी फोकस हो जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, both are true and R is the correct explanation. Why? Let's analyze. Liberalization aims to reduce government restrictions, promote private participation and attract foreign investment. लिबरलाइजेशन का मकसद ही क्या है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एंकरेज करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ मेहनत करना। Therefore, the reason correctly explains the assertion. क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर एक ही चीज की बात कर रहे हैं और वो उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, जब भी डाउट हो एनालाइज करो, दोनों में सेम वर्ड से, दोनों में बिकॉज लग सकता है, एंड लग सकता है, वो रिलेशनशिप बन सकती है। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स होने जरूरी। ठीक है, तो देखिए 10-15 मिनट में हम 5-6 आंसर्स पढ़ सकते हैं। आपको मैंने आज कॉन्सेप्ट चैप्टर्स के नाम बताया कि ये मैनेजमेंट से, कितनी बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है ये भी नहीं पता होता है। पेपर 2 प्रेडिक्टेबल नहीं है, पेपर 1 आपको 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक आ सकते हैं, बट पेपर 2 में ऐसा नहीं होता है। कभी आपको मैनेजमेंट ज्यादा मिलेगा, कभी ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है, कभी रिसर्च, कभी इकोनॉमिक्स, तो लॉ। तो रेदर देन ब्लेमिंग एंड गिविंग जस्टिफिकेशंस, आज से ही मेहनत कर लेते ताकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यूजी और पीजी कैंडिडेट से भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड होप सो आप लोग क्वालिफाई हो जाए।